नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। पिछले साल यानी 2024 में 30 जनवरी की रात को लखनऊ में एक लोकेलिटी है जिसका नाम है मदेहगंज। इस मदेहगंज लोकेलिटी में एक और माइक्रो लोकेलिटी है, यानी एक और छोटी जगह है जिसका नाम है खदरा मक्कागंज। तो ये खदरा मक्कागंज इलाके में 30 दिसंबर को पिछले साल रात 11:30 बजे एक शख्स का कत्ल हो जाता है। जिस आदमी का कत्ल होता है वो एक टैक्सी ड्राइवर है और उस टैक्सी ड्राइवर को बिल्कुल करीब से गर्दन में गन सटाकर कोई गोली मार देता है और वहाँ से फरार हो जाता है। लोग गोली की आवाज़ सुनकर, रात 11:30 बज रहे हैं, ठंड की रात है, लोग बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर वो देखते हैं कि एक टैक्सी ड्राइवर जो है वो लहूलुहान पड़ा हुआ है और उसकी मौत हो चुकी है। फ़ौरन पुलिस आती है मौके पर। बड़ी घटना थी, शहर के बीचों बीच किसी की इस तरह से हत्या कर दी जाए और वो भी इतने ख़तरनाक तरीके से कि बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से कोई गर्दन में गन सटाकर गोली मार दे। पुलिस के भी हाथ पांव फूल जाते हैं। पुलिस मामले की छानबीन शुरू करती है और बिल्कुल युद्ध स्तर पर पुलिस इस मामले की तफ्तीश करके गुनहगारों तक पहुंचने की कोशिश करती है। तो उसकी शुरुआत जो होती है वो सीन ऑफ क्राइम से ही होती है। मौके पर जब पुलिस सीन ऑफ क्राइम का बहुत बारीकी से मुआयना करती है तो पुलिस देखती है कि उस टैक्सी ड्राइवर का मोबाइल फ़ोन वहीं प्लेस ऑफ ऑकरेंस में यानी घटनास्थल पर ही पड़ा हुआ है। पुलिस उस मोबाइल फ़ोन को उठाती है और उसमें जो भी लास्ट डायल्ड नंबर है या फ़ोन बुक में जो नंबर है उन नंबरों पर एक एक करके बातचीत करती है और बातचीत करके पुलिस वाले अपने बारे में बताते हैं और इस शख्स के साथ ये जो वारदात हुई है उसके बारे में भी बताते हैं। धीरे धीरे लोगों से बातचीत करके पुलिस ये पहचान पता करती है कि जिस शख्स की हत्या हुई है उसका नाम है मोहम्मद रिजवान। वो भी लखनऊ का ही रहने वाला है और वो टैक्सी ड्राइवर है, जैसा कि लोगों को दिख भी रहा था। तो रिजवान के घर वालों से भी पुलिस बातचीत करती है और उनको बताती है कि आपके फैमिली मेम्बर की हत्या हो चुकी है, प्लीज़ आप मौके पर आइए, लाश की शिनाख्त भी आप लोग प्लीज़ कीजिए अगर ये रिजवान ही हैं तो। और दूसरा, हम तफ्तीश भी करना चाहते हैं, आपसे बात करना हमारा बहुत ज़रूरी है। तो रिजवान के परिवार के लोग बदहवास रोते बिलखते पुलिस के पास पहुंचते हैं और डेड बॉडी को देखकर उसकी शिनाख्त भी करते हैं। ये वाकई रिजवान की ही लाश थी और इसी के साथ पुलिस इस मामले की छानबीन को और रफ्तार देती है, तेज़ करती है। तो जब पुलिस की छानबीन आगे बढ़ती है तो रिजवान के बारे में पुलिस स्कैनिंग करती है, पता करती है पुलिस की आदमी कैसा है, क्यों हत्या हो गई, किसने गोली मारी होगी। घर वालों से, मोहल्ले वालों से, रिजवान को जानने वाले तमाम लोगों से जिनके नंबर फ़ोन बुक में थे, सबसे बातचीत करके पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि रिजवान जो है वो निहायत ही शरीफ और ज़िम्मेदार आदमी है। इतना ज़िम्मेदार कि रिजवान खुद टैक्सी चलाते हैं दिन रात के वक्त में और दिन के वक्त में ऑटो चलाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो डबल शिफ्ट में काम करते हैं और वो सिर्फ अपने परिवार का नहीं बल्कि अपने साथ साथ अपने एक रिश्तेदार के परिवार का भी भरण पोषण करते हैं। यानी उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ऐसे शख्स का कत्ल हो गया है जो किसी झगड़े में, झमेले में, लफड़े में, किसी चीज़ में कभी इन्वॉल्व नहीं रहे। अब पुलिस बहुत हैरान होती है कि ऐसे आदमी की जान कोई कैसे ले सकता है। मतलब दुश्मनी की बात हो, कोई बहुत प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चला रहा हो, फिर तो बात समझ में आती है। रिजवान का कत्ल क्यों हो गया? न तो पुलिस को ये बात समझ में आती है, न रिजवान के घर वालों को, न रिजवान को जानने वालों को। अब पुलिस जो है रिजवान के जो जानने वाले लोग हैं, तफ्तीश वहाँ से शिफ्ट करती है और पुलिस ये कोशिश करती है कि वो अब पहले उन कातिलों को ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगी जिन्होंने रिजवान को गोली मारी। लेकिन उन कातिलों को आइडेंटिफाई करना कोई हंसी खेल तो है नहीं, क्योंकि रात के अंधेरे में एक कॉलोनी के अंदर, वो भी ऐसा नहीं कि बहुत आबाद भीड़ वाली सड़क हो, ऐसा भी नहीं है, वहाँ पर यह हत्या हुई और हत्या करके कातिल फरार हो गए। कुछ लोगों ने जो बाइक की आवाज़ सुनी या मान लीजिए गोली के बाद किसी की नज़र गई तो लोगों ने ये नोटिस किया था कि बाइक पर 2 लोग आए थे जिन्होंने ये गोली चलाई है। अब इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के सहारे इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाई और जिस जगह ये घटना हुई थी वहाँ से लेकर वहाँ से जितने भी रूट बनते हैं उस जगह से भागने के, उन तमाम रूट्स पे जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरों की स्कैनिंग शुरू की और तकरीबन 200 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज लखनऊ पुलिस ने निकाले और उस टाइम फ्रेम में रात 11:30 बजे और उसके बाद का जो समय है उस टाइम फ्रेम में पुलिस ने उन सारे कैमरों की सीसीटीवी फुटेज चेक की और संदिग्ध बाइक्स को आइडेंटिफाई करना शुरू किया।
इस कोशिश में पुलिस को मेहनत तो करनी पड़ी, लेकिन उसे कामयाबी भी मिली। पुलिस को सीन ऑफ क्राइम की तरफ से एक बाइक जो है आगे जाती हुई दिखी। इस बाइक पर 2 लोग सवार थे। पुलिस ने उस बाइक को स्पॉट किया, पहचानने की कोशिश की अच्छे तरीके से, और फिर अलग अलग कैमरों से उस बाइक को लोकेट करती रही, उस बाइक का पीछा करती रही। और ये पीछा ऑब्वियसली रियल नहीं, वर्चुअल हो रहा था, कैमरों के सहारे हो रहा था। और पुलिस ये देखना चाह रही थी कि बाइक अल्टीमेटली किस तरफ जाती है और कहाँ जाकर रुकती है। तो इस एक्सरसाइज में पुलिस को कामयाबी मिली और आखिरकार पुलिस रिजवान को गोली मारने वाले दोनों लोगों तक पहुंचने में कामयाब हो गई। जब तक पुलिस दोनों लोगों के पास पहुंची नहीं थी, तब तक उन्हें आइडेंटिफाई भी पुलिस नहीं कर पाई थी। लेकिन फाइनली पुलिस ने लखनऊ के पास रायबरेली है, वहाँ से कृष्णकांत उर्फ साजन नाम के एक शख्स को, और लखनऊ के ही हुसैनगंज से मोहम्मद यासिर नाम के दूसरे शख्स को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। और तफ्तीश के बाद ये क्लियर हो गया कि यही वो 2 लोग थे जो 30 दिसंबर की रात को उस बाइक पर सवार थे, जिस बाइक के ज़रिए आकर रिजवान को गोली मारी गई थी। तो इनकी गिरफ्तारी के बाद इनके पास से पुलिस को वो गन, इनके मोबाइल फ़ोन, हत्या में जिस बाइक का इस्तेमाल हुआ वो बाइक, ये सारी चीज़ें भी बरामद हो गई और कृष्णकांत और मोहम्मद यासिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक तरह से देखा जाए तो मामला यहीं सुलझ जाना था, क्योंकि इनसे अब पूछताछ होती तो जाहिर सी बात है ये बता देते कि हमने इस वजह से हत्या की और रिजवान से हमारी ये दुश्मनी थी। लेकिन देखा जाए तो मामला यहाँ सुलझा कम, उलझ और ज़्यादा गया। वो इसलिए कि जब इन दोनों से पूछा गया तो इन दोनों ने रिजवान को गोली मारने की बात तो कबूल कर ली। इनसे ये पूछा गया कि भाई गोली क्यों मारी, तो इन्होंने बताया कि हमें सुपारी मिली थी और हम पेशेवर क्रिमिनल हैं। पुलिस ने भी तब तक इन दोनों की जन्म कुंडली निकाल ली थी। वाकई ये दोनों जेल रिटर्न आसामी हैं, और एक जो कृष्णकांत है वो तो कुछ तकरीबन 2 महीने पहले ही जेल से वापस आया था। तो देखा जाए तो इनका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड था और इन्होंने सुपारी लेने की बात कही थी, तो पुलिस को वो बात भी समझ में आ गई। मनी ट्रेल भी पुलिस ने लोकेट कर ली, पता चल गया कि हाँ इन्होंने सुपारी ली थी। अब इनसे कहा गया कि भाई सुपारी ली क्यों थी, रिजवान को मारने की सुपारी किसने दी। तब इन्होंने सबसे शॉकिंग और सबसे हैरान करने वाली बात कही। इन्होंने कहा कि हमें तो रिजवान को मारने की सुपारी मिली ही नहीं थी, हमें मारना तो किसी और को था, हमने रिजवान को गलती से मार दिया। ये अपने आप में बहुत ही दुखद और बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। सुपारी के बाद जिस आदमी की हत्या होती वो तो दुखद होती ही, लेकिन एक ऐसा आदमी जिसका किसी मामले से कोई लेना देना ना हो, जिसका इन कातिलों से ना कोई वास्ता हो, ना सुपारी देने वाले से कोई वास्ता हो, बल्कि वो एक दूसरे को जानते तक ना हो, उस आदमी की हत्या हो गई। यानी ये मामला क्राइम की लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला था, यानी पहचान की गलती का मामला था, जिसकी वजह से रिजवान की हत्या हो गई। रिजवान से इनकी भी कोई दुश्मनी नहीं थी और जब तक पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया तब तक इन लोगों को भी एहसास हो चुका था, पता चल चुका था कि उन्होंने गलत आदमी को गोली मार दी है। इनको भी अफसोस था, बेशक वो कातिल थे, और अफसोस शायद इस वजह से भी होगा कि भाई जिसको मारना था उसे मार नहीं पाए, गलत आदमी को मार दिया। और जिस आदमी ने सुपारी दी थी उसके साथ अब इनकी रुपए पैसों को लेकर भी लड़ाई हो रही थी, क्योंकि वो आदमी 2 लाख रुपए दे चुका था, बाकी जो सुपारी की रकम थी वो देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो कह रहा था कि तुम लोगों ने गलत आदमी को गोली मार दी। तो एक तरह से देखा जाए तो मामला और उलझ गया। अब पुलिस को ये पता करना था कि इनको सुपारी किसने दी और हत्या किसकी होनी थी। पुलिस ने इनसे अब और सख्ती की, दोनों से, मोहम्मद यासिर से और कृष्णकांत से। और जब इनसे सख्ती की तो पता चला कि इन दोनों को लखनऊ के एक ऐसे आदमी ने सुपारी दी थी जिसके बारे में सोचना भी पुलिस के लिए मुश्किल था, क्योंकि वो आदमी पेशे से एक वकील था। जी हाँ, वकील। इसलिए यह हैरान करने वाली बात है क्योंकि अगर कोई पुलिस वाला ही इस तरह की घटनाओं में शामिल हो, या कोई वकील जो कानून का जानकार हो, जो जानता हो कि कानून हाथ में लेना और उसे तोड़ना कितना बड़ा अपराध है, अगर वैसा आदमी कत्ल की सुपारी दे तो हैरानी ज़्यादा होती है। इस मामले में लखनऊ की पुलिस हैरान थी कि एक वकील ने सुपारी दी। इस वकील की पहचान मोहम्मद आफ्ताब के तौर पर हुई और ये वकील लखनऊ के ही पारा इलाके के लाल कोठी जगह का रहने वाला था। मोहम्मद आफ्ताब के बारे में जब पता चला तो पुलिस ने आफ्ताब पर शिकंजा कसा और उसे गिरफ्तार कर लिया। अब इस मामले के तीनों जो प्राइम एक्यूज्ड थे, सस्पेक्ट थे, वो गिरफ्तार हो चुके थे और अब असली कहानी सामने आनी बाकी थी। आफ्ताब से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आफ्ताब ने जो कहानी सुनाई वो कुछ यूं है। आफ्ताब के पास एक लड़की जूनियर के तौर पर काम किया करती थी, एक ऐसी लड़की जिसने
LLB की पढ़ाई की थी और वो इंटर्न के तौर पर आफ्ताब के पास आई थी। फिर उसने आफ्ताब की निगरानी में और पुश्तो-पनाही में उसने जो है कानूनी बारीकियां सीखी। तो आफ्ताब की एक जूनियर थी और आफ्ताब जो है इस जूनियर को दिल दे बैठा था और ये रिलेशन जो है वो एक तरफा नहीं था। ये जो लड़की थी ये भी आफ्ताब के प्यार में पागल थी और दोनों के बीच बहुत नज़दीकी रिश्ता था। लेकिन ये जो लड़की का पिता है उसको अपनी बेटी का इस वकील से, आफ्ताब से मिलना जुलना और रिलेशन में रहना सख्त नागवार था। वो नापसंद करते थे और इस वजह से उस आदमी ने अपनी बेटी की शादी एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर से करवा दी। शादी के बाद भी न तो आफ्ताब रुका और न ही वो लड़की रुकी। दोनों एक दूसरे से मिलते भी रहे, बातचीत भी करते रहे, व्हाट्सएप चैट होती, कभी वीडियो कॉलिंग हो जाती। इस तरह का सिलसिला चल रहा था। अब वो कहावत है ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तो उस लड़की के पति को जल्द ही ये पता चल गया कि उसकी बीवी, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, उसके साथ वो लड़की, उसका किसी और से अफेयर है। तो शुरू में एतराज़ हुआ। उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब उस लड़की के पति ने अपनी बीवी के मोबाइल फ़ोन में आफ्ताब के साथ उसकी चैट और बहुत अंतरंग बातचीत, तस्वीरें, ये सारी चीज़ें पकड़ ली। उसके बाद उसने अपनी बीवी पर सख्त पाबंदियां लगाई और बीवी का घर से निकलना, मोबाइल फ़ोन पर किसी से बात करना, कनेक्ट करना, ये सारी चीज़ें उसने बंद करा दी। ये लड़की लखनऊ से बाहर अपने ससुराल में अपने पति के साथ रहती थी, लखनऊ में नहीं रहती थी। लेकिन जैसे ही ये लड़की आफ्ताब की ज़िंदगी से दूर गई, कायदे से आफ्ताब को यहाँ पर रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो सिरफिरा वकील, उसने ये सोचा कि वो बेशक उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो शादीशुदा हो गई है, लेकिन वो उसे छोड़ेगा नहीं। और इसी नहीं छोड़ने की जो ज़िद है, इसमें उसने ये तय किया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड के पिता, जिसने ज़बरदस्ती उसकी शादी एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर से कराई, उसकी हत्या करेगा और फिर उसके पति की भी हत्या करेगा। आफ्ताब ने इसी प्लानिंग के तहत, वो कोर्ट में रहता ही था, कामकाज करता ही था, क्रिमिनलों से उसका मिलना जुलना था काम के ही सिलसिले में। तो कृष्णकांत और यासिर, इन दोनों अपराधियों से उसकी बातचीत हुई, सुपारी पर बातचीत हुई और ये तय हुआ कि वो उस लड़की के पिता को, जो लखनऊ में ही रहते हैं, खदरा मक्कागंज जहाँ ये घटना हुई है, वहाँ पर उसकी हत्या करेंगे। सुपारी लाखों रुपए की तय हुई और 2 लाख रुपए तो एडवांस के तौर पर ही दे दिए गए। अब खदरा मक्कागंज का जो इलाका है, वहाँ यासिर कृष्णकांत को एक रोज़ पहले यानी 29 दिसंबर को लेकर भी गया और लेकर जाने के बाद उस मकान की भी रेकी की और उस मकान के पास ये जो लड़की का पिता है उसकी भी पहचान कराई। लड़की के पिता को ये नहीं पता था कि एक दिन बाद ही उसका कत्ल होने वाला है, वो तो बेखबर वहाँ मौजूद था। और दोनों कातिलों ने एक दूसरे से बातचीत करके लड़की के पिता की पहचान करके, यानी अपने टारगेट को पिन पॉइंट तरीके से आइडेंटिफाई करके 29 दिसंबर की रात को वहाँ से चले गए। यानी रेकी हो गई, अब गोली चलनी बाकी थी। नेक्स्ट डे यानी 30 दिसंबर को हुआ ये कि इत्तेफाक से लड़की का पिता, अब जाहिर है हमेशा तो आदमी घर के बाहर रहेगा नहीं, घर के बाहर नहीं था, और ये जो टैक्सी वाला था, टैक्सी में बैठा हुआ था, उसकी शक्ल सूरत कह लें या हुलिया कह लें, वो लड़की के पिता से काफ़ी हद तक मिलता था। कृष्णकांत शूटर और यासिर शूटर, ये दोनों शूटर अगले दिन यानी 30 दिसंबर की रात को बाइक पर आए और उन्होंने टैक्सी में उसी मक्कागंज इलाके में इस आदमी को देखा, रिजवान को, और रिजवान को देखते ही उनको लगा कि अरे ये वही है लड़की का बाप जिसे हमें गोली मारनी है। उन्होंने आओ देखा ना ताओ, बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से गन निकाली, बाइक में बैठे बैठे, और रिजवान के गर्दन में सटाकर गोली मार दी। रिजवान वहीं ढेर हो गए लहूलुहान और कुछ ही देर में उनकी जान चली गई। और ये जो दोनों शूटर थे वो फरार हो गए। उनको तब तो ये लगा कि उनका काम पूरा हो गया, उन्होंने अपने टारगेट को हिट कर दिया है, अब उन्हें पूरी रकम सुपारी की मिलेगी। लेकिन अब कत्ल हुआ है तो मामला दबने वाला तो है नहीं। जैसे ही घटना का पता चला, पूरे शहर में ये बात आग की तरह फैली कि एक आदमी का कत्ल हो गया। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां बनी, पता चला कि जिसकी हत्या हुई है उसका नाम रिजवान है, जबकि जिसने सुपारी दी थी आफ्ताब ने, उसने तो किसी और के नाम की सुपारी दी थी। यहाँ पर आफ्ताब और शूटर्स के बीच में कहासुनी हो गई और फिर आफ्ताब ने बाकी रुपए देने से मना कर दिया। इन तीनों के बीच में लड़ाई अलग चल रही थी। तब तक पुलिस ने जांच शुरू की और
सीसीटीवी कैमरों की बदौलत पुलिस जो है आखिरकार इन दोनों शूटर्स तक पहुंच गई और पहले शूटर पकड़े गए, फिर कॉन्स्पिरेटर पकड़ा गया। इस तरह से पुलिस ने एक कॉम्प्लिकेटेड मामला जो मिस्टेकन आइडेंटिटी का था, कत्ल का था, पुलिस ने उस केस को सुलझा लिया। लेकिन इस केस में सबसे हैरान करने वाला जो पहलू है वो है एक वकील का इस तरह के अपराध में शामिल होना, कॉन्स्पिरेटर होना, कत्ल की सुपारी निकालना, और दूसरा बदकिस्मती ऐसी कि मिस्टेकन आइडेंटिटी से एक बेगुनाह शख्स का बेमौत मारा जाना। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।